दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10वीं का विज्ञान। तो आज से मैं जो है पेपर की तैयारी करवाऊँगा। दोस्तों, कक्षा 10 का विज्ञान जो है आज के बाद से अगर तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब आज के बाद से तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर हमारे वीडियो फॉलो करके हर दिन देखते हो तो पक्का है तुम साइंस में 80 प्लस ही नंबर पाओगे। केवल साइंस में 80 प्लस ही मैं तुमको दिलाऊंगा। तो दोस्तों, हम जो है जिस तरह पेपर में जो चीज़ें आ रही है, जो डेफिनेशन आ रही है, उसको मैं डीपली समझाऊंगा और मतलब दिमाग में पूरा बैठाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि वो पढ़ना मतलब पढ़ना होता है, समझना उसी चीज़ को पढ़ के समझना मतलब वो एक दूसरा डायरेक्शन में ले जा कर के उसको रखना अपने दिमाग में, तो ऐसा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो चैप्टर से ज़्यादा नंबर आता है 10-12 का, सबसे पहले वहीं से मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जो विद्युत हमारा चैप्टर है वहाँ से मैं समझता हूँ। दोस्तों, जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरी और दीर्घ सब कुछ वहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आवेश, या फिर आवेश को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दोस्तों, आवेश जो हमारा है वो दो प्रकार का होता है, ऋण आवेश, धन आवेश। जैसे दोस्तों, ये जो हमारा आवेश है उसको दर्शाते हैं -q, या फिर उसको कहेंगे धनात्मक और ऋणात्मक हिंदी में आपको देगा। बोल सकता है कि नहीं आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं आवेश दो प्रकार का होता है। दूसरी बात, आवेश का जो भी है, इस आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो दोस्तों, यही होता है। तो नेक्स्ट स्टॉप चलते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आता है विद्युत धारा। तो दोस्तों, मैं बोर्ड पर सारा चीज़ नहीं लिख सकते। मैं ज़बान से जो बोल रहा हूँ वो किताब में भी मिलेगा और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि हर किताबें अलग अलग है। तो दोस्तों, जो हमारा धारा है तो डीपली इसको समझे। धारा का मतलब ही होता है जल। तो दोस्तों, जो हमारे वोल्टेज है ना, वहाँ से एक छोटा सा मात्रा में एक चालक में धीरे धीरे बहने लगती है। तो दोस्तों, जो वायर है वो हमारा कंडक्टर होता है, चालक होता है। तो अगर उस वायर में हमारा जो वोल्टेज है वो कम मात्रा में धीरे धीरे रेगुलर कंटिन्यू अगर प्रवाहित होता है तो वह कहलाती है धारा। पर उसकी जो मात्रा है वो टाइम के साथ मापा जाता है, तो उसी चीज़ को कहा जाता है वैद्युत धारा। तो इसका मोटा मोटी एक सटीक डेफिनेशन यही होता है कि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा कंडक्टर में बहने वाला होता है वो आवेश होता है। यदि वह आवेश कंटिन्यू बहने लगता है तो वो टाइम को देखा जाता है कि इतना टाइम में इतना प्रवाहित हुआ। तो मुझे लगता है ये स्पीड की तरह एक यूनिट निकल के आ जाती है, जैसे 40 ये होता है। तो दोस्तों, यही है कि आवेश प्रवाह की दर का मतलब होता है टाइम। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों, ये हम थोड़ा न्यूमेरिकली है, गणित में मतलब गणित की तरह हम देख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जो हमारा विद्युत धारा है उसको हम लिख सकते हैं I = इसको यहाँ पर लिखेंगे Q/T। तो दोस्तों, ये हमने क्या चीज़ लिखा। अब ये क्या है? कूलम।
ये यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम, और नीचे क्या लिख सकते हैं, समय। तो कूलाम को किसे हमने दर्शाया, क्यू से, यानी कि कूलाम की जगह पर कूलाम नहीं, क्या रहेगा, आवेश रहेगा। क्या रहेगा, आवेश, उसका तो यूनिट हो जाएगा ना कूलाम। तो आई इक्वल टू क्यू बटा में टी। तो दोस्तों तो आप जानते हो आई, अब इसका मात्रक क्या होगा, तो यहाँ लिख लेंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और बटा में क्या होता है, समय। तो समय का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड, मतलब कूलाम बटा में समय। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कूलाम बटा में समय है वो धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है, धारा का। लेकिन कूलाम बटा आवेश का एसआई जो मात्रक है उसको ही बोल जाता है एम्पियर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि आई का मात्रक 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एम्पियर नहीं रहेगा, तो ये आ सकता है। तो कूलाम बटा, यानी कि कूलाम बटा में समय को क्या बोला जाता है, एम्पियर। क्या बोला जाएगा, एम्पियर, जिसको हम कहेंगे ए। तो दोस्तों मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में जरूर आई होगी। तो दोस्तों जो विद्युत धारा है उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसमें, वो है मात्रक। पूछा जाता है कि एम्पियर क्या है, या फिर विद्युत धारा का मात्रक क्या है, या फिर विद्युत धारा का दूसरा मात्रक क्या हो सकता है, या फिर एम्पियर ये दूसरे रूप में कैसे आएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये चीज़ें याद करने से कभी याद नहीं होगी, ये तुम दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें केवल अभ्यास करने से आएगी। हमने देखा है ये साइंस है, यदि आपको ये फिजिकली करने के लिए मिलता है तो ओके है, लैब में मिलता है तो ओके है, लेकिन अगर ये चीज़ें किताब के अंदर है और आप उसको लिखे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। उसको याद करो और एक अपना टाइम बनाओ, और उस टाइम के दौरान शुरू से लेकर अंत तक अपना रीडिंग चालू करो। दोस्तों अब इस चैप्टर में विद्युत धारा समाप्त होने के बाद अब इस चैप्टर में क्या आने वाला है, तो वो आता है प्रतिरोध। जब हमारा कंडक्टर में जो वोल्टेज की क्वांटिटी कम होती है, मात्रा कम होती है, बहती है, उसको धारा कहते हैं। लेकिन जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो उसके रास्ते में रुकावट आती है, अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसी का नाम होता है प्रतिरोध, उसी का नाम होता है रेजिस्टेंस। दोस्तों इसका साफ साफ डिफिनीशन क्या होता है, तो साफ साफ डिफिनीशन ये होगा कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने की घटना ही प्रतिरोध कहलाती है। मुझे लगता है दोस्तों ये समझ में आपको आ रही है। दोस्तों असल में कोई भी सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, मैं ये आपको सिखाऊंगा कि शब्दों से, डिफिनीशन से वो सूत्र कैसे निकल के आता है। जैसे हमने अभी कहा ना कि आवेश प्रवाह की दर, जो जितना बहा उसके टाइम काउंटिंग किया गया, दोस्तों हमारे हिसाब से ये जो करंट प्रवाहित हुई उसका यहाँ से स्पीड निकल के आया है, क्योंकि हमने टाइम से किसी चीज़ में भाग देते हैं तो वो स्पीड ही निकल के आती है। दूसरी बात क्या है, हमने प्रतिरोध पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रतिरोध, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, हमने पढ़ा प्रतिरोध, जिसको कहते हैं आर। दोस्तों आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा ना तो मैं आपको सब सिखा दूँगा, ये मेरा दावा है। दोस्तों हमने बताया प्रतिरोध का डेफिनेशन, यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली। देखो उससे क्या है, जैसे आपको चीज़ें समझ में आती है उस चीज़ को साइंस के भाषा में लिखना ही
मतलब एक बेटर माना जाता है। और तुमको जैसे समझ में आता है, अगर वही चीज़ें घुमा के भी लिख रहे हो तो तभी ओके मानी जाएगी। जैसे हमने बोला, यदि किसी चालक के यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके रास्ते में जो रुकावटें आ रही है, चाहे जो रुकावट आती है वही प्रतिरोध कहलाता है। तो ये डिफिनीशन हो गई, बाकी हमने बताया ही। दूसरा बात, प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बटा आई। मुझे लगता है दोस्तों ये समझ में आपको आ रही होगी। आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी मैं छोटा छोटा डाउट क्लियर कर रहा हूँ। R इक्वल टू V बटा में आई, क्योंकि जो हमारा प्रतिरोध है वो चालक में लगाए गए विभवांतर और बहने वाली धारा के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रतिरोध है वो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे ये ऊपर है और ये नीचे है, मतलब एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। ये जो R है वो समानुपाती है B के, पर ये जो R है वो अनुक्रमानुपाती है I के। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो R का मान बढ़ेगा, अगर ये प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा का मान कम होगा, अगर धारा का मान ज़्यादा होगा तो इसका मान कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं V इक्वल टू आई है तो R इक्वल टू V बटा में आई। यहाँ वोल्टेज क्या होगा, बराबर होगा। बराबर यानी कि उसका अनुपात बराबर होगा, बराबर नहीं उसका रेशियो मतलब इक्वल टू होगा। तो मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में